Good morning, good afternoon, good evening, everybody. Welcome to the subject Corporate Law and Other Law. Corporate and Other Law. Paper number 2 of your CA Inter Group 1. Okay. See, when we talk about Group 1, this is the only theory subject we consider it. But still we need to understand this subject from practical aspect. अभी देखिए बच्चों को कई बार ये सब्जेक्ट है वो डिफिकल्ट लगता है इन टर्म्स ऑफ थियरी, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसलिए नो डाउट साथ में 30 मार्क्स का एमसीक्यू भी आता है. बट फिर भी व्हाई यू कंसिडर दैट दिस सब्जेक्ट नीड्स, यू कैन से, स्पेशल केयर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट कंपनी लॉ, corporate law, okay, there are 10 chapters which are covered over here in CA Inter level. Okay, 1 to 10 chapters, section 1 to section 148, and we have other allied laws over here. Okay, say for example, if you see the bifurcation over here, corporate and other laws, there will be 1 to 10 chapters. section 1 से लेके 148 तक आएगा कंपनीज एक्ट. यहां पे बोला लो, लोअर एक्ट में क्या डिफरेंस है हमने टेक्स्ट में भी देखा, राइट? सी, एज आई एम टेकिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, आई विल इंटरलिंक यू थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स, और दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. क्योंकि अगर हम देखें अकाउंट्स में हमने बोनस देखा, या फिर आप बोनस देखोगे, राइट? बोनस, प्रेफरेंस, रिडम्पशन. एडवांस अकाउंट में देखोगे बाय बैक, सभी का यहां पे थियोरेटिकल कंसेप्ट आता है. अभी बाय बैक एडवांस अकाउंट में देखेंगे जो कुछ भी कंडीशन है वो कंपनीज एक्ट की है. ऑडिट में आप देखोगे कंपनी ऑडिट, वो भी यहां कंपनीज एक्ट से ही पूरा के लिए है. मतलब ये सब्जेक्ट भी सारे के सारे सब्जेक्ट से इंटरलिंक होता दिख रहा है. यस. और अदर लॉ की बात करें तो आपने फाउंडेशन के लेवल पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पढ़ा था, राइट? बेसिक्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अभी उसमें जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज वगैरह वगैरह, तो वो सिर्फ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की अभी बात करेंगे यहां पे इंटर लेवल पे. बेसिक्स जो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाउंडेशन लेवल पे करके आए उसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहां पे सिर्फ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस होगा. फिर आएगा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जनरल क्लोज एक्ट और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. यहां पे अगर आप देखें तो 60 मार्क्स जो है, 60 मार्क्स वो कॉर्पोरेट लॉ में से आएगा, और बाकी का 40 मार्क्स विल बी फ्रॉम अदर लॉ. 60-40 इज द रेशियो. इफ वी गो फॉर बाइफर्केशन ऑफ पेपर स्टाइल, 30 मार्क्स विल बी योर MCQ and 70 will be descriptive. In that descriptive also you will be having theoretical question as well as you will be having case study and practical type of question. See, यहां पे अगर आप देखें तो लॉ में प्योरली थियरी बहुत ही कम मिलेगी आपको क्वेश्चन पेपर में. यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडी, केस लॉ. ओके, तो यहां पे इसको भी हमें प्रैक्टिकल वे से ही लर्न करना है. और आपको यहां पे लॉ में बोनस में क्या हमने अकाउंट में किया था और उसका प्रोविजन यहां पे प्रैक्टिकल क्या था. अकाउंट में हमने प्रेफरेंस, रिडम्पशन किया, यहां पे उसका थियोरेटिकल प्रोविजन क्या है. अरे आप देखें तो सीए में अगर आप, सीए इंटर में अगर आप, इंटर या फाइनल कुछ भी, थियरी में अगर कैलसी लेके नहीं गए तो फिर मैं बोलूंगा नहीं, गलत है. पेपर कोई भी हो आपको कैलकुलेटर लेके ही जाना है, क्योंकि कब ये प्रैक्टिकल पूछ ले पता नहीं. अभी ये देखिए यहां पे अगर आप देखें दिसंबर 21 का जो पेपर है, ओके, पहले पेपर स्टाइल समझ लेते हैं. यहां पे देखें तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, उसमें भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आते हैं, केस बेस्ड सिनारियो. ओके, पहले केस देंगे या फिर आपको 3 या 4 एमसीक्यूज देंगे. फॉर एमसीक्यू इट विल बी 2. तो केस स्टडी के बेसिस पे, और सिंगल 1 और 2 मार्क्स एमसीक्यू आएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 30. डिस्क्रिप्टिव में अगर आप देखें तो कंपल्सरी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, 19 मार्क्स. अभी ये 19 मार्क्स में आपको कॉम्बिनेशन कैसे देंगे, ये तो आप यहां पे आपको कॉम्बिनेशन दे सकते हैं 6 + 6 + 4 + 3.
अभी देखिए ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है, राइट? 6 + 6 12 प्लस 4 16 प्लस 3 19। बट कई बार इसको भी इन डेप्थ कर सकते हैं, लाइक दिसंबर में किया। क्या किया दिसंबर में? अभी देखना, दिसंबर में एक तो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे, वो भी छोटे छोटे 3 मार्क्स में। अभी देखिए क्वेश्चन 1A 3 मार्क्स। अभी देखिए ये बोनस का, ये जो बोनस का कंसेप्ट है, बोनस या बायबैक है, हाँ बोनस। अभी ये देखिए आपको ऐसा लगेगा ये तो सर अकाउंट में हमने जो बोनस किया था वही कंसेप्ट आ रहा है। हाँ तो फिर अकाउंट में जो हमने बोनस का चैप्टर किया ना, या फिर आप करोगे, ठीक है, तो वो जो बोनस का चैप्टर है अकाउंट में हमने किया या फिर आप करोगे, वहां पे जो हम प्रोविजन करके आए वो सारे के सारे प्रोविजन यहां पे आते। दिखाता हूं मैं आपको। अगर आप देखें हमने यहां पे अकाउंट में भी मैंने आपको बोला था कि जब भी लो में यहां पे बोनस आएगा तो दैट इज कंफर्म फॉर श्योर, मैं आपको अकाउंट का भी लिंक दूंगा, ठीक है। और यहां पे हमने बोनस का जो चैप्टर किया देखिए, और जब भी मैंने आपको यहां पे बोनस समझाया था, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 बोनस, तो यहां पे अगर आप बोनस देखें तो ये क्या प्रोविजन कर रहे हैं हम, सेक्शन 63(1) सोर्सिंग ऑफ बोनस, 63(2) कंडीशन, लाइक दैट, ओके। तो ये सारा का सारा यहीं से लो से ही लिया है। अभी हम लो में जब बोनस करेंगे यही सेक्शन आने वाली है, और इसका जो हमने प्रैक्टिकल देखा था, ओके, हाँ, तो ऐसा ही प्रैक्टिकल आपको यहां पे लो में पूछ लिया, बट एंट्रीज नहीं पूछी थी। अभी देखिए लो में आपको एंट्रीज नहीं पूछने वाले कि चलिए अकाउंटिंग एंट्रीज कीजिए या फिर बैलेंस शीट ड्रॉ कीजिए, वो हम अकाउंट में करने वाले। बट यहां पे उसकी जो प्रोविजन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे बट जो प्रोविजन है उसके एस्पेक्ट से पूछने वाले हैं। जैसे यहां पे दिसंबर 21 में पूछा था, आपको एक्सट्रैक्ट दी गई है बैलेंस शीट की। अभी आपको बोनस का सोर्सिंग कहां से करना है, कितना कैपिटलाइज होगा, तो यहां पे प्रोविजन को अंडरस्टैंड करना है और उसके हिसाब से आंसर देना है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि यहां पे जो बाइफरकेशन दिया वो तो इसमें भी 3 + 3 कर दिया 6 की बजाय। अभी देखिए पहले ही क्वेश्चन में आपको कितने सारे इन डिटेल क्वेश्चन पूछ डाले, ओके। 3 + 3 दिसंबर 21 का पेपर डिस्कस करें अभी यहां पे, तो बी में आया 2 2 2। अभी देखिए 2 2 मार्क्स में 3 केस स्टडी पूछ लिए, 2 2 मार्क्स में आपको 3 डिफरेंट केस स्टडी पूछ डाले यहां पे। तो ये जो 6 है उसको भी 2 + 2 + 2 में डिवाइड कर दिया। और अगर आगे आप देखें तो फिर लास्ट में सी 4 मार्क्स और डी 3 मार्क्स। अभी यहां पे क्या करेंगे, आपको ऐसे नहीं करेंगे कि जो, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 आता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 3 4 5, इसमें से आपको एनी 3 क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। अभी ये जो 17 मार्क्स हैं, 17 मार्क्स दैट कैन बी इन एनी कॉम्बिनेशन, लाइक अगर आप सेकेंड क्वेश्चन देखें 4 + 6 + 4 + 3, ओके, 4 + 6 + 4 + 3। अभी 17 को 4 क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे ABCD, और वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा था 3 2 5 4 3, लाइक दैट, ओके। सो इट गोज ऑन। 17 को 4 डिफरेंट क्वेश्चन में पूछ लेंगे। और यहां पे भी आप सोचें तो कंपनीज एक्ट के 2 क्वेश्चंस हो गए, 2-3 क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चंस यहां पे अलाइड लो में से लेंगे। सो मिक्स करके पूछेंगे, एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा लो आ जाएगा, ठीक है। मतलब कंपनी के 1 to 10 क्वेश्चन में से, 1 to 10 चैप्टर में से भी आएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से भी आएगा, नेगोशिएबल वगैरह वगैरह। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन नेगोशिएबल का होगा या पर्टिकुलर क्वेश्चन लो का होगा, इट इज नॉट लाइक दैट। सो यू नीड टू स्टडी फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सपेक्टिव, ओके। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि ऑप्शन में निकालते हैं कोई चैप्टर्स, यहां पे एक क्वेश्चन तो ऑप्शन में निकल रहा है। नेवर एवर डू सच थिंग, आई डू नॉट एंटरटेन एनीथिंग इन ऑप्शन, ओके। व्हाट आई बिलीव अगर आपको यहां पे लो में अच्छे से स्कोर करना है, और ऐसा नहीं है कि थियरी में आप अच्छे से स्कोर नहीं कर सकते, यू कैन वेरी वेल स्कोर इन थियरी, ओके। तो यहां पे अगर आप देखें कि लो में ये पेपर स्टाइल है, और इसमें भी आप डिवाइड करें, ये जो 60 है
उसका 18 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, और 42 का डिस्क्रिप्टिव सेम भी यहाँ पे 40 है, उसका 12 मार्क्स का एमसीक्यू, और लाइक दैट। ओके, तो केस स्टडी बेस भी आएगा, 1 और 2 मार्क्स एमसीक्यू भी आएंगे, देन आफ्टर डिस्क्रिप्टिव केस स्टडी भी आएंगे, और थियोरेटिकल क्वेश्चन। सो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क फ्रॉम दिस वन सब्जेक्ट। ओके, अभी इस सब्जेक्ट में सबसे पहला रूल, हमें कुछ भी ऑप्शन नहीं करना है, सब कुछ ओके, इन डेप्थ स्टडी एवरीथिंग। ओके, इन डेप्थ स्टडी एवरीथिंग। और मैं जो आपको मटेरियल दे रहा हूं यहां पे, ओके, अगर आप ये चैप्टर 1 का मटेरियल देखें, ओके, तो यहां पे पूरा का पूरा मॉड्यूल आपका क्वेश्चन आंसर में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसमें आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सब कुछ आ जाएगा, कुछ भी बाकी रहने वाला नहीं है। लाइक अगर आप यहां पे देखिए केस स्टडी के फॉर्म में दिया है, और क्वेश्चन आंसर, लाइक जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे हैं, ओके, वो सभी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने दिया है यहाँ पे। तो लाइक यहाँ पे जो केस स्टडी 1 है आरटीपी का, फिर न्यू सिलेबस का केस स्टडी, इस तरह जितने भी केस स्टडी है, आई अश्योर यू इतने सारे केस स्टडी मैंने कवर अप किए हैं, नथिंग विल बी लेफ्ट नाउ। ओके, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो एक तो ये मटेरियल जो है उसमें एक बार मेरा मटेरियल कर दिया, ओके, दैट इज इफ वी कवर दिस आत्मन मटेरियल, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। So we are not supposed to worry about anything else. You are not supposed to see module even. See, I always insist, नहीं अच्छा है, मॉड्यूल करना चाहिए, मॉड्यूल में से आपको मॉड्यूल करना चाहिए, बट यहां पे मैं क्या करता हूं पता है, पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर अप कर देता, मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन जो है वो बाकी नहीं रहता, वो बाकी नहीं रहता, ठीक है। तो यहां पे आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिकल हो, थियरी हो, everything will be covered, everything. Okay, so in depth we need to study, everything. Okay, then after we need to have conceptual clarity. See, अगर आप ये सारी की सारी बातें जो है वो मैं पहले लेक्चर में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है। बिफोर वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, दिस इज मस्ट फॉर यू। ओके, यू हैव टू एट एनी कॉस्ट, यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शंस। ओके, एक भी चैप्टर आपको, एक भी टॉपिक आपको ऑप्शन में नहीं निकालना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी करके हम पढ़ेंगे। फिर आपको इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद हमें रिवीजन भी करना है, तो हम चार्ट में से रिवीजन भी करेंगे, ओके, और वो रिवीजन रिपीटेड होता जाएगा, जिससे आपको मेमोराइज करने में भी आसानी हो। फिर हमें राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, ये बात है ना, अब इस यहां तक तो सभी लोग पहुंच जाते हैं, बट ये जो राइटिंग प्रैक्टिस है ना, उसमें बहुत ही लाइक पेपर राइटिंग नहीं करते स्टूडेंट। इसीलिए क्या होता है कि पेपर राइटिंग ना करने की वजह से आपको टाइम से पेपर भी नहीं खत्म होता, टाइम से आप मतलब पेपर खत्म भी ना हो, और फिर बाद में जो भी क्वेश्चन है वो आपको तब याद भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने राइटिंग प्रैक्टिस की नहीं है। तो यहां पे पेपर राइटिंग भी कवर हो जाएगा, चैप्टर वाइज प्लस मॉक टेस्ट, एवरीथिंग। ओके, और लास्ट में हम मेगा रिवीजन करेंगे। तो अल्टीमेटली यहां पे अगर आप देखें तो इतना कर लेने से आपका 60 या 70 प्लस स्कोर कंफर्म हो जाएगा, लो में भी, यस, अच्छे से। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से ये जितना भी मैंने आपको बताया, इंस्ट्रक्शन दिया, फॉलो करोगे, और मेरा मटेरियल एक बार कर लेना, दैट्स इट। ओके, और एक और बात, थियरी जो भी आप करें, चाहे वो लो हो, ऑडिट हो, इसमें क्या है कि थियरी में मल्टीपल रिवीजन चाहिए। इट्स नॉट लाइक प्रैक्टिकल, चलिए कि प्रैक्टिकल में मैंने आपको सम दिया, होमवर्क दिया, होमवर्क करके आए, हो गया, बट थियरी इट इज नॉट लाइक दैट। इन थियरी आई नीड टू डिपेंड अपॉन यू टू। जैसा कोई भी पर्सन बोल दे आपको कि नहीं यहाँ पे क्लास में हम रट्टा लगा देते हैं, गलत बात है, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप सिर्फ पॉइंट मगअप करके जाओगे, अंदर का कंटेंट जो है, जो डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है, वो आपको लिखना होता है। और यहाँ पे थियरी में वही बात है कि आपको आता है बट लिखना नहीं आता, तो इसीलिए आपको रिपीटेड रिविजन्स करना होगा। वो भी हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत रिवीजन क्लास में कर लेंगे, फिर बाद में टेस्ट के दौरान करेंगे, और
जितना ज्यादा आप रिवाइज रिपीटेशन करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अभी अगर हम लॉ की बात करें तो पहले हम सेक्शन ये कॉर्पोरेट लॉ से शुरू करेंगे। ओके, यहां पे कॉर्पोरेट लॉ तो है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बट यहां पे आपको इंटर लेवल पे सिर्फ 1 से लेके 148 तक आता है। अभी लॉ है ना, वो फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, लाइक कंपनी क्या है, ओके, फिर वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज एंड ऑल, ओके, टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड ऑल, सो दैट वी हैव स्टडीड एट फाउंडेशन लेवल। अभी यहां पे आप आओगे तो 1 से लेके वापस से फाउंडेशन वाला कंसेप्ट भी पढ़ोगे आप। पहले चैप्टर में फाउंडेशन वाला कंसेप्ट ही आ रहा है, अभी मैं चैप्टर 1 आपको पढ़ाऊंगा प्योरली अ फाउंडेशन कंसेप्ट। ओके, दैट्स जस्ट अ रिपीटेशन। ओके, देन आफ्टर सेकंड चैप्टर से इंटर का पोर्शन शुरू होगा। ओके, 1 से लेके 148 तक आता है इंटर में, फिर बाद में फाइनल में जाओगे तो भी ये सब्जेक्ट तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ। अभी हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें। ओके, तो यहां पे देखिए बेसिक्स और प्रिलिमिनरी। यस, यहां पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि रिवीजन जो हम करेंगे पीपीटी के साथ में करेंगे, इन डिटेल करेंगे, लेक्चर के बाद भी करेंगे, एवरी लेक्चर में करेंगे, और फाइनली बिफोर एग्जाम ऑल्सो वी गोना डू द सेम। ओके, चलिए अभी लोग शुरू करते हैं। यहां पे सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट्स लर्न कर ले कि कंपनीज एक्ट जो 13 है, ओके, उसका बेसिक कंसेप्ट। बट बिफोर वी गो फॉर दिस कंसेप्ट, जस्ट आई वुड लाइक टू नो, ओके, पहले तो हमें यह समझना है कि लॉ क्या है। नो डाउट आपने एट यू कैन से फाउंडेशन लेवल लॉ पढ़ा है, कई सारे लॉज आते थे आपको फाउंडेशन में। ओके, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी, कंपनीज एक्ट, कई सारे लॉज आपने पढ़े। बट आपको ये पता है लॉ कैसे बनते हैं, लाइक लॉ कैसे आते हैं? आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था वो 1881 में। ओके, कंपनीज एक्ट 1956 में आया था, फिर बाद में यहाँ पे 2013 में आया। ओके, एलएलपी एक्ट 2008 में आया था। तो ये जब लॉ आते हैं कैसे आते हैं, उसकी प्रोसेस क्या होती है, लॉ कौन बनाता है? हाँ, इट्स ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉलेज होना चाहिए, ओके, कि लॉ कैसे बनता है, कैसे हम लॉ प्रिपेयर करते हैं, या फिर कौन बनाता है लॉ को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसकी हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन इनकम टैक्स में भी किया था। अभी देखिए यहां पे अगर आप देखें ना, तो मैं आपको सभी सब्जेक्ट से इंटरलिंक करके पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि जितना भी आप इंटरलिंक करोगे सब्जेक्ट को एक दूसरे से, ओके, आपकी क्लैरिटी है वो बहुत ही बढ़ने वाली है। ओके, तो इनकम टैक्स का बेसिक कंसेप्ट जो मैंने 1 कराया था वो भी हम यहां पे लेने वाले हैं। सबसे पहले आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली लॉ बनाने का पावर किसको मिलता है और कौन देता है? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, 1950 26 जनवरी जो अभी आने वाली है, ठीक है, 26 जनवरी 1950 में भारत का जो बंधारण है वो बना था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया था गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप लॉ बना सकते हैं। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉ बनाने का पावर देते हैं। किसको पावर देते हैं? पार्लियामेंट। अभी पार्लियामेंट कौन है? ये पार्लियामेंट है, वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। अभी लॉ में आप देखेंगे ना तो 3 मेन कंसेप्ट आते हैं। एक तो लेजिस्लेटिव बॉडी, मतलब जो लॉ बनाता है। दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ओके, एक तो होती है लेजिस्लेटिव बॉडी जो कि लॉ बनाते हैं, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो कि लॉ जो है उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, अभी यहां पे अगर हम बात करें कि लेजिस्लेटिव बॉडी पार्लियामेंट, कभी भी कोई एक्ट आया, अभी देखिए जीएसटी एक्ट 2017 में आया, ठीक है, तो जीएसटी में भी हम डिस्कस करेंगे कि जीएसटी एक्ट कैसे आया था। ठीक है, ये सब इंटरलिंक है। और जो जीएसटी में हम बात करने वाले हैं, जो इनकम टैक्स में हमने बात की है,
वहां पे कंसेप्ट वही आता है, आर्टिकल गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 245 गिव्स द पावर टू मेक द लॉज। ओके, तो यहां पे पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि आप लॉ बना सकते हो। पार्लियामेंट में कौन कवर होता है? पार्लियामेंट में कवर होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उसके साथ 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा में टोटल 245 सीट्स हैं, लोकसभा में 543 सीट्स हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, बिल बनता है। पहले तो वो ड्राफ्ट होता है जिसका भी आप लॉ बनाएंगे। ओके, सी फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी फरवरी में फाइनेंस एक्ट आएगा, ठीक है, तो फाइनेंस एक्ट कौन बनाते हैं? फाइनेंस बिल बनाते हैं। पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फाइनेंस का जो बिल है उसको ड्राफ्ट, पहले तो ड्राफ्ट बनेगा, बिल बनेगा। वो बिल जाके, बिल जो है वो राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में पास होगा। उसमें कई सारे चेंजेस आएंगे या फिर रिक्वेस्ट करेंगे, और फिर मेजोरिटी से सॉरी, तो राज्यसभा लोकसभा में वो बिल पास होगा, और फिर फाइनली वो बिल जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव्स his assent, his or assent. Okay, then after that bill becomes the act. तो ऐसे करके, मतलब इसका तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है, बट मैं आपको अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट हमें पता होना चाहिए। ओके, फॉर अवर जनरल नॉलेज। ठीक है, अभी गवर्नमेंट देखे तो यहां पे हमारे पास 2 गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक है स्टेट गवर्नमेंट। अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें आपने देखा होगा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ऐसा हमने पढ़ा था इनकम टैक्स में। कहां पे? यहां पे देखें, यहां पे देखें हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पावर यहां पे पढ़ा था। हाँ, कि आर्टिकल 265 में बोला था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि कभी भी आप हैफेजर्डली टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब देयर मस्ट बी ऑथोरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल नंबर 240, ये सारे के सारे आर्टिकल किसके? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, तो आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटायर कंट्री, एंटायर इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट को पावर देते हैं। अभी यहां पे आगे देखें आर्टिकल नंबर 246, यहां पे आर्टिकल 246 में शेड्यूल नंबर 7 में लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, और जो लिस्ट 3 है वो है कंकरेंट लिस्ट। ओके, यहां पे जो यूनियन लिस्ट है उसमें सिर्फ पार्लियामेंट को पावर है। ये कहां पे? इनकम टैक्स के बेसिक चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था, याद कीजिए। ओके, स्टेट लिस्ट नंबर 2 में स्टेट लिस्ट, जो सिर्फ लेजिस्लेशन ऑफ एनी स्टेट का पावर होता है, और लिस्ट 3 में कंकरेंट, दोनों का पावर होता है। अभी यहां पे आप कोई भी लॉ बनाए, ये लिस्ट के मुताबिक आपको बनाना है, किसका किसका पावर है। तो इनकम टैक्स एंट्री नंबर 82 में है। ओके, तो यूनियन लिस्ट 1 में क्या है? पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज। यूनियन लिस्ट नंबर 2 जिसमें स्टेट कैन मेक द लॉ, और यहां पे बोथ, दोनों साथ में बना सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट विल बी। तो अल्टीमेटली Constitution gives power to Parliament to make laws in respect of entire country, India, and obviously state legislature to make a law in respect of a particular state. तो अभी वो तो हो गया लेजिस्लेशन का बात, जिसमें लॉ बनता है। अभी लॉ बन गया, जीएसटी एक्ट आ गया 17 में, एलएलपी एक्ट आ गया 2008 में, कंपनीज एक्ट आ गया 2013, मतलब 14 में आया था, 2013 एक्ट है जो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो तो लॉ की बात हुई कि लॉ बनाया। अभी लॉ बनाने के बाद उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन अभी कौन कर रहा है? इसका एक सेपरेट बोर्ड है, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सेम वे जीएसटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो कौन है? ऑब्वियसली जीएसटी काउंसिल। वैसे ही कंपनी लॉ है वो किसके हाथ में? तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इसके लिए डिफरेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, कंपनी लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल है। मतलब ऐसे कई सारे बोर्ड वगैरह वगैरह होते हैं, अथॉरिटी होती है
जो लॉ को इंप्लीमेंट करे, जो लॉ को एग्जीक्यूट करे, ओके, वो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। जो लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, ये लॉ को बनाते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस मेक, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन होता है। ओके, कैसे वो लॉ को अप्लाई करे, क्या रूल्स रेगुलेशन हो गए, सब कुछ वो बनाते हैं। बाद में जाके ऐसा तो नहीं है चलिए लॉ बना दिया फिर ठीक है, फिर कई बार क्या होता है लॉ में कोई एम्बिगिटी होती है या फिर कोई डाउट होता है, या फिर लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस आई पर्सन को, अभी आप उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, मतलब कोर्ट में केस कर रहे हो, लाइक अपील कर रहे हो, तो यहां पे आप लॉ में कुछ और बोल रहे हो और जो अथॉरिटी है वो कुछ अलग बता रही है और दोनों में डिस्प्यूट है, तो वो किसके पास जाएंगे? इसीलिए हमारे पास है कोर्ट्स। ओके, तो आप रिस्पेक्टिव जो भी लॉ है उसका ट्रिब्यूनल होता है। लाइक इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, लॉ में कंपनी लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल होता है। तो रिस्पेक्टिव लॉ की पहले तो कोर्ट होती है, पहले तो आपको उसके पास जाना चाहिए। उसके बाद आप उससे भी सेटिस्फाई ना हो तो फिर आप आगे जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां तक जा सकते हो। अल्टीमेटली दोस कोर्ट्स आर देयर, जिसको बोलते हैं हम जुडिशियरी। क्या बोलते हैं? जुडिशियरी, लाइक कोर्ट, जो कि ये जो जुडिशियरी है वो लॉ को इंटरप्रेट करती है इन केस ऑफ डिस्प्यूट। इस तरह लॉ का पूरा मैकेनिज्म होता है। तो लॉ पहले बनता है, फिर हम लॉ को स्टडी करेंगे। अगर यहां पे ये केस स्टडी आते हैं, वो क्या आते हैं कि एक पार्टी कुछ और बोल रही है, दूसरी पार्टी कुछ और बोल रही है, डिस्प्यूट है, दोनों में डिस्प्यूट है। अभी आप बताइए क्या करोगे? तो हमें यहाँ पे जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना होगा कि ये केस में क्या डिसीजन दिया था हाई कोर्ट ने। अभी आप इंटर लेवल पे हो, इसीलिए पर्टिकुलर केस जो है वो आपको मतलब अगर आप याद रखते हो तो अच्छी बात है, बट ये जो केस स्टडीज का जो रेफरेंस है वो फाइनल लेवल में ज्यादा आएगा, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे अगर आप याद रखते हो, लाइक हमने फाउंडेशन में भी पढ़ा था सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी और ऐसे कई सारे केसेस, राइट। तो उसमें जुडिशरी है वो लॉ को इंटरप्रेट करते हैं और बताते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है। ओके, तो दिस इज हाउ लॉ इज फ्रेम्ड। चलिए, इतना क्लियर है। तो अभी हम कंपनी की बात करें, कंपनी लॉ की बात करें। मुझे ये बताइए, ये जो लॉ है, लॉ उसमें और एक्ट में कोई अंतर है क्या, डिफरेंस है क्या? मैं बोलता हूं कंपनी लॉ, लाइक यहां पे हमने बोला कंपनी लॉ और द कंपनीज एक्ट 2013, तो उसमें कोई डिफरेंस है क्या? ऑब्वियसली डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस नहीं है भाई? ये डिफरेंस मैंने आपको इनकम टैक्स में भी किया था, याद कीजिए। भी बार बार मैं रेफरेंस दे रहा हूं, ओके, इसीलिए क्योंकि आप इंटरलिंक कर सके। यहां पे मैंने लॉ और एक्ट का डिफरेंस आपको समझाया था कि जो एज एंड व्हेन आई टॉक अबाउट इनकम टैक्स लॉ, वो बहुत ही यू कैन से बड़ा कंसेप्ट है, जिसमें लॉ, वो लॉ जो है इसमें एक्ट आ जाता है, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर, केस स्टडी, सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो अगर मुझे इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको ऐसा समझाया था, याद कीजिए। अगर मुझे इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करनी है तो मुझे सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट आना जरूरी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई मस्ट नो रूल्स, रेगुलेशन, इनकम टैक्स रूल्स 1962। इस तरह अगर आप कंपनी की बात करें, कंपनी लॉ की बात करें, तो अगर यहां पे देखें तो कंपनी लॉ और द कंपनीज एक्ट, पहला लेटर कैपिटल होगा, कंपनीज एक्ट 1956 तो चला गया, 2013। अभी यहां पे व्हेन आई टॉक अबाउट कॉर्पोरेट लॉ और कंपनी लॉ, तो अगर मुझे कंपनी, आप कंपनी की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, कंपनी का रिटर्न फाइल करे, जनरली वो कंपनी सेक्रेटरी लोग करते हैं, बट फिर भी ऐसे कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो कंपनीज की भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। बट उसमें आपको कंपनी का पूरा
ज्ञान होना चाहिए, लॉ का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है चलिए कंपनीज एक्ट पढ़ लिया तो आ गया, नॉट लाइक दैट। यू नीड टू इन डेप्थ स्टडी द रूल्स रेगुलेशन, कंपनी के जितने जितने रूल्स है। और ये जो लॉ है वो रूल बेस्ड है। सर ये लॉ रूल बेस्ड है मतलब क्या? कोई भी लॉ है ना वो रूल बेस्ड होगा, इसका मतलब लॉ में क्या होगा, प्रिस्क्राइब किया होगा कि इतने इतनी रिक्वायरमेंट है, ऐसी ऐसी सेक्शंस है और इस तरह हमें फुलफिल करना है। अभी रूल्स में क्या करेंगे, उसका क्वांटिफाई करेंगे, फॉर्मेट्स आएगा, इंप्लीमेंटेशन कब करेंगे, वो सब कुछ लिखा होगा। और रूल्स जो है वो रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हमने यहां पे जो डिवाइड किया ना कि 3 बॉडी होती है, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेशन जो लॉ को संभालती है, और जुडिशियरी जो लॉ को इंटरप्रेट करती है इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो अभी जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लॉ बना दिया। अभी लॉ को एडमिनिस्ट्रेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी होती है, राइट। तो यहां पे क्या होता है कि वो रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं। तो आफ्टर 2013 एक्ट जो 14 में आया, ठीक है, उसके बाद रूल्स आए, 2014 में भी कई सारे रूल्स आए, 2015 में भी। और यहां पे जो रूल्स आ रहे हैं वो चैप्टर वाइज आ रहे हैं। मतलब जैसे हम अभी देखिए, इतना तो आपको पता है कि जो लॉ है उसमें सेक्शंस आती है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, वैसे लॉ में सेक्शंस आती है, लाइक सेक्शन, और मैंने वो पहले ही आपको बता दिया था इनकम टैक्स में और फाउंडेशन में भी, कि सेक्शन 1 किसी भी एक्ट की हो तो वो एक्ट किसको एप्लीकेबल है, उसका जो स्कोप है वो पहले सेक्शन 1 में समझाते हैं। फिर सेक्शन 2 में सारी की सारी डेफिनेशंस आती है। जनरली ये जनरल है, ऐसा सभी लॉ में हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट जनरली एक्ट में ऐसा होता है कि सेक्शन 2 विल बिलोंग टू डेफिनेशन। तो सभी की सभी वो एक्ट में यूज होने वाली टर्म्स हैं उसको डिफाइन किया गया होगा। यहां पे भी वैसा ही है। और 3 से एक्चुअली लॉ स्टार्ट होता है, एक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा लॉ है कंपनीज एक्ट 2013, उसके चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? अभी यहां पे आप देखें तो कंपनीज एक्ट जो है उसमें टोटल 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स, ओके। वो 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जैसे हम यहां पे स्टडी में एक चैप्टर बनाते हैं वैसे ही एक्ट का पूरा चैप्टर बना के रखा है। और वो जो चैप्टर है ना जो एक्चुअली एक्ट में है, द कंपनीज एक्ट 2013 में जो 29 चैप्टर है उसमें से ही 10 चैप्टर उठा के यहां पे रख दिए हैं। ये जो मैंने चैप्टर बता रहा हूं ये हमारे स्टडी के भी चैप्टर है और एक्चुअली एक्ट के भी चैप्टर है। यस एग्जैक्टली, स्टडी के भी चैप्टर है और एक्ट के भी चैप्टर है। मतलब कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 1 है बेसिक कंसेप्ट प्रिलिमिनरीज। कंपनीज एक्ट जो है उसमें चैप्टर नंबर 2 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। और यहां पे देखे, अभी देखिए एक्ट नया बना है, मतलब पहले भी था 56, उसको टोटली रिवाइज किया, ठीक है। तो यहां पे हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ सीक्वेंस वाइज अरेंज किया है, ओके। मतलब लॉ मेकर्स ने 1 to 2, 3 to 22, 23 to 42, इट गोज ऑन लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पे वॉल्यूम 1 में मैंने आपको 7 चैप्टर्स दिए, वॉल्यूम 2 में हम बाकी के 3 चैप्टर्स और बाकी के जो अलाइड लॉस के 4 चैप्टर है वो देंगे, और एक और मटेरियल आएगा एमसीक्यू लिए। तो यहाँ पे आपको तीन वॉल्यूम्स मिलेंगे आत्मन एकेडमी से, ओके। आत्मन मटेरियल जो कि पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, सो यू आर नॉट सपोज टू रीड अ सिंगल टॉपिक फ्रॉम एनीवेयर, ओके। मॉड्यूल भी आ गया, आरटीपी भी आ गया, एमटीपी भी आ गया, इवन December 21 क्वेश्चन इज ऑल्सो कवर्ड, ओके। तो अभी आप यहां पे देखिए 2013 में एक्ट आया था, टोटल 470 सेक्शंस है, बट हमें 470 सेक्शन नहीं करनी है। यहां पे 1 से लेके 148 सेक्शंस आती है, ठीक है। अभी यहां पे 1956 में जो पुराना एक्ट था उसमें कई सारे चेंजेस रिक्वायर्ड थे, इसीलिए नया एक्ट बनाया हमने, ठीक है। तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 29 अगस्त 2013 notified on 30th August 13 for public information different dates may be appointed for enforcement of Companies Act, और section 1 came into effect from 30th August 2013। ये जो एक्ट था ना, कि कई बार क्या होता है एक्ट है ना वो, अभी देखिए पुराना एक्ट था 1956, अभी नया एक्ट आया 2013। तो जनरली क्या होता है, वन फाइन डे पूरा का पूरा एक स्विच ओवर हो जाता है, लाइक जीएसटी।
जीएसटी में क्या हुआ, 1 जुलाई 2017 को नया एक्ट आया और जीएसटी के आने से कई सारे एक्ट एबोलिश हो गए, लाइक एक्साइज ड्यूटी, ओके, स्टेट वैट, ऐसे कई सारे टैक्स एबोलिश हो गए। अभी वो भी जीएसटी में हम देखेंगे कि कौन कौन से सेंट्रल एक्ट जो है वो चले गए जीएसटी के आने से। बट वहां पे क्या हुआ था, जीएसटी का पूरा नया एक्ट था और 1 जुलाई को पुराने एक्ट एबोलिश हो जाएंगे और 1 जुलाई से नए एक्ट एप्लीकेबल होंगे। अभी यहां पे क्या था कि ये जो एक्ट है वो फेज मैनर में आया, मतलब पहले 30 अगस्त को सेक्शन 1 अप्लाई हुई, फिर 98 सेक्शंस 12 सितंबर को, मतलब 470 सेक्शन में से बारी बारी सेक्शन एप्लीकेबल हुई। मतलब 2013-14 का टाइम ऐसा था। और अगर आप इंटर लेवल के या फिर फाइनल लेवल के नवंबर 13 के स्टूडेंट्स या फिर मई 14 स्टूडेंट्स को पूछे कि आपने लो कैसे पढ़ा था, तो उन्होंने क्या किया था, थोड़ी बहुत सेक्शन 56 एक्ट की, थोड़ी बहुत सेक्शन नए एक्ट की, ऐसे किया था। ये 2 आइटम में ऐसा चला था, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, 1 अप्रैल 2014 को बाकी सारी सेक्शन जो हैं वो हो गई। अभी तो हमें 2013 ही करना है, 56 को नहीं करना है, ठीक है। तो 13 में टोटल 470 सेक्शंस हैं, ओके, और यहां पे 7 शेड्यूल्स हैं और 49 चैप्टर्स हैं, ओके, ठीक है। शेड्यूल्स में क्या होता है, लाइक डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सेक्शन 1 क्या है, कंपनीज एक्ट का, सी टू इट। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम लो की बात करेंगे और सेक्शन 1 जो होगा, दैट विल बी, यू कैन से दैट विल बी एप्लीकेबिलिटी, ओके, दैट विल बी एप्लीकेबिलिटी, ओके। तो अगर यहां पे आप देखें, कंपनी लो चैप्टर नंबर 1, तो टोटल 470 सेक्शंस है, 7 शेड्यूल्स है, 29 चैप्टर्स है, ठीक है। अगर आप सेक्शन 1 की बात करें तो जो भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ओके, मतलब चाहे वो 2013 हो, ऐसा तो नहीं सभी कंपनी 2013 के बाद ही रजिस्टर होगी, 13 से पहले रजिस्टर होगी 56, अगर 56 से पहले रजिस्टर होगी तो प्रीवियस कंपनी लो, ऐसे कई सारे कंपनी लॉज हैं, वो मैं प्रीवियस लो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है उसको ये एक्ट एप्लीकेबल है, चाहे वो 2013 में रजिस्टर हो, 56 में रजिस्टर हो या फिर पुराने कोई भी एक्ट में रजिस्टर हो। एक बार आप कंपनी हो और कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हो गए तो आपको ये 2013 का एक्ट एप्लीकेबल होगा। इवन इफ यू आर, अभी देखिए 3 टाइप की स्पेशल कंपनीज है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। कौन कौन सी कंपनी है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये तीनों है, वो स्पेशल क्यों है, कंपनीज में भी स्पेशल आता है, वो ऑडिट में भी हम स्पेशल कुछ करते हैं इसके चैप्टर्स भी आते थे एडवांस अकाउंट में। क्यों सर ऐसा बोला, आते थे। बैंक का तो अभी आ रहा है, पहले अगर आप देखें तो तीनों के प्रैक्टिकल चैप्टर्स आते थे, इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अकाउंटिंग और बैंकिंग कंपनी का अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। फिर इलेक्ट्रिसिटी तो पहले ही निकल गया, नहीं इलेक्ट्रिसिटी भी आता बट बहुत पहले, आई थिंक सो 2009-10 समवेयर अराउंड दैट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पहले ही निकाल दिया आपके सिलेबस में। अभी हाल ही में 2-3 साल पहले इंश्योरेंस कंपनी भी निकाल दिया, तो अभी बैंकिंग कंपनी है बचा है, ठीक है, प्रैक्टिकली। पता नहीं इंश्योरेंस कंपनी क्यों निकाला, ठीक है, अच्छा चैप्टर था, इजी था। अभी आप देखें तो यहां पे ये तीनों जो स्पेशल काइंड ऑफ है तो कंपनी, स्टेटस तो कंपनी का ही है, बट कई बार क्या होता है उसका भी कोई स्पेशल एक्ट होता है। लाइक अगर आप इंश्योरेंस की बात करें तो IRDA स्पेशली इंश्योरेंस कंपनी के लिए, आपने वो फाउंडेशन में बीसीके में कहीं तो देखा होगा IRDA की बात करें, इवन बैंकिंग की भी हमने वहां पे बात की थी बीसीके में, आई सपोज। बैंकिंग कंपनी की बात करें तो उसमें RBI के डायरेक्टिव्स भी होंगे और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आएगा, और सेम वे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2009 वो भी था। अभी यहां पे ये तीनों कंपनी में क्या हो रहा है, ये तीनों कंपनी में क्या हो रहा है कि है कंपनी इसलिए कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, बट है कंपनी इसलिए कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होगा, बट इफ यू टॉक अबाउट इंश्योरेंस कंपनी तो उसमें IRDA में जो लिखा होगा दैट विल प्रिवेल ओवर एनीथिंग एल्स।
क्योंकि अभी देखिए IRDA उसके लिए अल्टीमेट है, ओके। सेम में बैंक के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अल्टीमेट है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अल्टीमेट, क्योंकि ये जो सारे के सारे एक्ट हैं वही सेक्टर के लिए बनाए गए हैं, और ये जो कंपनीज एक्ट है वो जनरल है। और लॉ में अगर आप देखें ना तो जनरल से स्पेसिफिक ऑलवेज स्पेसिफिक प्रिवेल होता है। तो क्या बोला? स्पेसिफिक विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल थिंग्स, क्योंकि जो कंपनीज एक्ट है वो जनरल सभी कंपनी के लिए, जबकि इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए खुद का एक्ट है। इसीलिए अगर आप एडवांस अकाउंट में देखें, इसीलिए अगर आप एडवांस अकाउंट पेपर नंबर 5 में देखें तो हम बैंकिंग कंपनी में ये जो फाइनल अकाउंट पेपर 1 में शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है वो फॉलो नहीं करते। बाय द वे यहां पे अकाउंट में शेड्यूल 3 का जो फॉर्मेट मैंने दिया था, यस वो कंपनी का ही फॉर्मेट है, और जो शेड्यूल 3 ऐसा हम बोल रहे हैं, शेड्यूल 3 ऐसा बोल रहे हैं, वो है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ओनली। याद है हमने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था, या फिर आप पढ़ोगे, आइदर और, ओके। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप में पढ़ाता हूं तो अकाउंट में आप वहां पहुंच गए होगे, या फिर पहले आपने लो स्टार्ट किया होगा, इट गोज ऑन, शेड्यूल है पूरा, ठीक है, फिर भी तो फाइनल अकाउंट में हमने देखा था शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, तो वो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट कंपनीज एक्ट में दिया है। बट अब अभी क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बैंक के लिए फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट डिफरेंट है। तो यहां पे बैंक बोलेंगे हमें किसका अकाउंटिंग, हमें किस फॉर्मेट में अकाउंटिंग लिखना है वो बताइए, क्योंकि हम कंपनी है इसलिए हमें कंपनीज एक्ट भी लागू होता है, एप्लीकेबल होता है। तो आप बोलोगे कि वो जो कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 उस पर अकाउंट बनाइए। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई बोलेंगे नहीं, आपको हमें जो फॉर्मेट दिया है वही बनाना है। बैंक बोलेंगे मैं किसको मानूं, मतलब मुझे क्या करना है वो बता दीजिए। इसलिए यहां पे अगर आप देखें तो सभी कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। समझना बात को, ये जितना भी आप लॉजिकली करते जाओगे ना, ये प्रैक्टिकली लगेगा आपको सब्जेक्ट पूरा का पूरा। यस, ओके। तो जो भी कंपनीज है उसको तो सेक्शन 1 एप्लीकेबल है ही, कंफर्म, पक्का, ठीक है। अभी जो इंश्योरेंस, बैंकिंग और इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी ये एक एप्लीकेबल है, बट यहां पे थोड़ा एक्सेप्शन लगेगा। क्या? एक्सेप्ट सो फॉर ए सेड प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द इंश्योरेंस एक्ट 1938 एंड IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। अभी ये कहने क्या चाहते हैं सेक्शन 1 में? पहली बार सेक्शन 1 की पहली क्लोज में क्या बोला, क्लोज नंबर ए में क्या बोला, ओके। अभी ये सेक्शन सब सेक्शन तो पता है ना, हमने इनकम टैक्स में किया था, पहले आता है सेक्शन, उसके अंडर में सब सेक्शन, ओके। फिर यहां पे क्लोज भी आ सकता है, वो क्लोज सेक्शन के अंदर हो सकता है या फिर सब सेक्शन के अंदर हो सकता है, और उसके अंदर आएगा सब क्लोज। वो हमने अच्छे से पढ़ा था इनकम टैक्स में, याद है। तो अभी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें कंपनीज एक्ट लागू होगा, एप्लीकेबल होगा। बट अगर कंपनीज एक्ट में और इंश्योरेंस एक्ट में या IRDA में इनकंसिस्टेंसी हो, मतलब कंपनीज एक्ट कुछ और बोले और IRDA या फिर इंश्योरेंस एक्ट कुछ और बोले, तो इंश्योरेंस कंपनी को IRDA को फॉलो करना है। सेम वे बैंक की बात करें तो बैंकिंग कंपनी को कंपनीज एक्ट लागू होगा, एप्लीकेबल होगा, कंफर्म, ओके। बट अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 में है उससे इनकंसिस्टेंट हुए तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को मानना है। कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में कंपनीज एक्ट लागू होगा, बट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, सॉरी मैंने नहीं बोला, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी 2009 में आता है, बट उसमें रेगुलेशन आता है और उसमें डेप्रिसिएशन के डिफरेंट रेट दिए थे। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन 2009, एक्ट 2003 में आया था, उसका रेगुलेशन 2009 में। तो यहां पे अगर आप देखें तो सेम कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में कुछ और बोला होगा तो वही फॉलो करेंगे, ठीक है। और ऐसी और कंपनीज है जो स्पेशल एक्ट से बनी हुई है, लाइक LIC, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, तो फिर वहां पे भी कंपनी है इसीलिए कंपनीज एक्ट लागू होगा, बट अगर वो एक्ट थोड़ा डिफरेंट बोले तो उसका मानना है। और सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय
any act for the time being in force in central government subject to modification or adaptation. Okay, like Food Corporation of India, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके वो स्पेशल बॉडी कॉर्पोरेट है और उसके गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हुए, ठीक है, बट इसको भी कंपनी बोलेंगे हम। तो यहां पे सेक्शन 1 जो है इस कॉर्पोरेशन को कंपनी को एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब सेक्शन 1 क्या है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट टू वेरियस कंपनीज। ओके, तो इतने सारे कंसर्न्स को ये एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। अभी सेक्शन 2 में आप जाओगे तो मैंने पूरी की पूरी डेफिनेशन यहां पे ले ली है। ओके, लाइक 2.1 यहां पे एबीसीडी क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर में दिया है, 2.1, 2.2, लाइक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, जो भी इंटर लेवल की डेफिनेशन है सभी यहां पे मैंने कवर अप किए। अभी ये डेफिनेशन अब अभी नहीं करेंगे, बट ये डेफिनेशन जब जब वो कंसेप्ट आएगा साथ में हम रेफरेंस लेके वही कंडीशन करेंगे। पूरी की पूरी डेफिनेशन अभी नहीं करनी है, ठीक है, 1 by 1 करेंगे, बट पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो यहां पे कई बार ऐसे डेफिनेशन भी पूछते, लाइक प्रमोटर नवंबर 14 में पूछा था। फिर यहां पे अगर आप देखें तो 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, कई बार वो लास्ट में तो मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि स्मॉल कंपनी दिसंबर में कंफर्म आने वाली है क्योंकि अमेंडमेंट है, और दिसंबर 21 में आ गया स्मॉल कंपनी। मई 15 में पूछा, नवंबर 18 में पूछा, अगेन दिसंबर में पूछा, और एक्सपेक्टेड था, मैंने बोला था 100% दिसंबर में स्मॉल कंपनी आने वाला है, कंफर्म आ गया। तो इस तरह कई सारी डेफिनेशंस, वो डेफिनेशंस दिया है सेक्शन 2 में। अभी वो डेफिनेशन हम नहीं पढ़ेंगे, वो ग्रेजुअली पढ़ेंगे। कैसे बताता हूं आपको, ठीक है। अभी थोड़ा फाउंडेशन में जो आप लो पढ़ के आए हो इसको थोड़ा रिवाइज कर ले, ओके, क्योंकि आपको वो कंसेप्ट आने चाहिए। फिर बाद में हम इंटर लेवल का कंसेप्ट करेंगे। पहले फाउंडेशन में कंपनी क्या थी, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स विच यू हैव स्टडीड, ओके, ऑलरेडी। फिर भी लेट अस रिवाइज द सेम। ओके, कंपनी क्या है, ओके, तो अगर आप यहां पे देखें तो ये एप्लीकेबिलिटी में हमने देखा कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी, अगर आप कंपनी की डेफिनेशन की बात करें तो अभी सेक्शन 2 में हमें ऐसी कई सारी डेफिनेशन दी है। इसमें सेक्शन 220 दिया है डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। अभी 220 की डेफिनेशन देखेंगे, आप बोलेंगे क्या है कंपनी, पता ही नहीं क्या डेफिनेशन दी है। ओके, तो 220 में डेफिनेशन दिया है कंपनी इज ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस लॉ, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस लॉ। ओके, तो ये डेफिनेशन थोड़ी क्लियर नहीं है कि कंपनी मतलब क्या। इसीलिए जो जुडिशियरीज है, ऐसे कई सारे केसेस एक्ट लॉ हुए, उसमें जो जुडिशियरी है उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, लाइक जस्टिस मार्शल, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन which has no physical existence, invisible, intangible, but फिर भी वो एग्जिस्ट करता है इन दी आइसिस ऑफ और कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है जस्टिस मार्शल। सेम वे जस्टिस जेम्स ने डेफिनेशन दी है, कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट। प्रोफेसर हेनरी ने भी डेफिनेशन दिया है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसका बर्थ कहां पे होता है, लॉ क्रिएट करते। अभी देखिए ये आर्टिफिशियल पर्सन है, अगर इसका बर्थ लॉ में होता है तो इसकी डेथ भी लॉ में होगी, मतलब इनकॉर्पोरेशन लॉ में हुआ। तो अभी आप कंपनी को बंद भी करना है तो फिर भी उसकी भी प्रोसेस होगी वाइंडिंग अप की, लिक्विडेशन की, ठीक है, और उसका भी एक सेपरेट चैप्टर आता है लिक्विडेशन अकाउंट में, एडवांस अकाउंट में। सेपरेट एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन, याद है हमने पढ़ा था, वो केस स्टडी आता था, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, कंपनी स्टेज फॉरएवर। मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, कंपनी स्टेज फॉरएवर। क्योंकि मेंबर के आने जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेंबर इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी, देयर इज अ कॉर्पोरेट वेल बिटवीन द टू। याद है सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी का केस भी किया था। ओके, चलिए यहां पे भी रिपीट करेंगे, डोंट वरी। फीचर ऑफ द कंपनी अगर देखें तो ये इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है ऐसे। परपेचुअल, मेंबर्स में कम एंड गो, कंपनी स्टेज फॉरएवर, ठीक है। इसकी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। कंपनी कैन हैव एसेट्स इन देयर ओन नेम,
कंपनी अपने नाम से एसेट भी होल्ड कर सकती है, लायबिलिटी भी होल्ड कर सकती है। कंपनी कैन शू द अदर पर्सन एंड कंपनी कैन बी शूड। लिमिटेड लायबिलिटी, अभी उसका टाइप्स भी देखेंगे आप, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, टाइप्स ऑफ कंपनीज में देखेंगे। बट जनरली कंपनी जो है वो लिमिटेड लायबिलिटी से होती है। और उसका स्पेशल फीचर हमने वो आगे बीसीके में भी देखा था कि ये जो कई सारे कंसर्न्स है उसके बेनिफिट्स, उसमें कंपनी का बिगेस्ट बेनिफिट था कि लिमिटेड लायबिलिटी इज अ बेनिफिट। अगर एलएलपी में भी आता है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट लाइक अस, नेचुरल पर्सन, ओके, हैविंग ए कॉमन सेल, बट वो अभी ऑप्शनल हो गया है। कंपनी का जो स्टैंप है ठप्पा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कंपनी में जो शेयर्स हो वो ट्रांसफरेबल हो गए, बट यहां पे भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस आएगा। सेपरेट प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है और कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड, ओके। तो अगर आप यहां पे देखें तो कंपनी जो है उसकी हमने डेफिनेशन देखी, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड बाय कंप्लाइंग प्रिस्क्राइब फॉर्मेलिटीज। इसका परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम मेंबर, मेंबर में इवन इफ पूरे के पूरे मेंबर्स की डेथ हो गई, फॉर एग्जांपल, आगे आप देखोगे कि मेंबर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, प्राइवेट लिमिटेड के लिए मिनिमम 2 और पब्लिक के लिए मिनिमम 7 रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और सोचिए अगर कोई कंपनी में जितने मेंबर्स है उसकी डेथ हो जाए तो फिर क्या होगा, कंपनी लिक्विडेट नहीं हो जाएगी क्या? नहीं होगी। मेंबर्स के आने जाने से कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो फिर क्या होगा, ऐसा एक केस स्टडी भी है, अभी देखते हैं हम, ओके। उसकी सेपरेट एंटिटी है तो उसके नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, उसके बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं, लोन भी रेज कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, डेट ऑफ अ कंपनी लिमिटेड, तो क्रेडिटर कैन शू अप टू द मेंबर्स के ऊपर शू हो सकता है, बट अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स, दैट्स इट। अगर आपने गारंटी कंपनी है, गारंटी दी है तो अप टू द वैल्यू ऑफ गारंटी गिवन, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन है, नॉट लाइक अस, नेचुरल पर्सन। कॉमन सेल होगी जो एफिक्स होगी ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी पे। शेयर ट्रांसफरेबल हो गए जो कि प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबल नहीं होते। सेपरेट प्रॉपर्टी एंड शू एंड बी शूड, ओके। तो मैंने आपको बताया कि जो सेपरेट लीगल एंटिटी है उसका एक केस स्टडी है, वो भी देख लेते हैं आगे, ओके। अभी देखिए यहां पे इस तरह मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट तो दिया है, साथ में लास्ट में या फिर बीच में हम केस स्टडी भी ले लेंगे, ठीक है। लाइक यहां पे केस लो, अभी जो क्वेश्चंस आएंगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वो ऐसे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह। साथ ही में चैप्टर के साथ में ही, टॉपिक के साथ में ही मैं केस स्टडी देता हूं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द, अगर आप पेपर देखें, ओके, 30 मार्क्स का अगर एमसीक्यू है, 70 का डिस्क्रिप्टिव है, सोचिए आउट ऑफ दिस 70 हाफ विल बी अराउंड, ऐसे कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि 35 मार्क्स की केस स्टडी पूछेंगे, ओके। 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, ओके। बट इफ यू कंसिडर हाफ ऑफ द क्वेश्चन विल बी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। ये जो इस तरह केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इसी तरह, ठीक है। और ये जो 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू आएगा उसमें भी केस स्टडी बेस्ड सिनारियो आएगा, और वो कैसे करना है वो अलग से हम करेंगे, क्योंकि उसका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो केस स्टडी का ही होता है, बट उसमें ऑप्शंस आते हैं, ओके। तो उसके हिसाब से सोचना है, और उसमें तो आपको सिर्फ टिक ही करना है, बट यहां पे आपको केस स्टडी को लिखना होगा। और वो आप केस स्टडी को कैसे लिखेंगे वो भी आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो पहले सेशन है उसमें आपको पता होना चाहिए कि हाँ सॉरी तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि केस स्टडी का आंसर कैसे देना है। अभी देखिए यहां पे हमने एक बात की कि कंपनी जो है दैट इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। तो अभी केस स्टडी 2 की अगर बात करें, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी हैविंग 5 मेंबर्स ओनली। अभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 5 मेंबर्स ही हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वर गोइंग बाय कार टू मुंबई इन रिलेशन टू सम बिजनेस। एन एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड ऑल ऑफ देम डाइड अनफॉर्चुनेटली।
आंसर विद रीजन अंडर द कंपनीज एक्ट वेदर एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी हैज कम्स टू एन एंड और नॉट। तो नो। देखिए कोई भी केस स्टडी आप करें, इसको आपको प्रेजेंट कैसे करना है। अभी देखिए यहां पे तो मैं सजेस्टेड के आंसर ही दूंगा। क्या दूंगा? ओनली सजेस्टेड आंसर, ठीक है। बट आप उसको डिवाइड कर सकते हो 3 क्राइटेरिया में। कोई भी केस स्टडी आए उसको आपको डिवाइड कैसे करना है? यू नीड टू डिवाइड इट इन क्राइटेरिया। जो डिस्क्रिप्टिव में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसका आपको कैसे आंसर देना है, ठीक है। सबसे पहले कोई भी आप आंसर लिखे, इसको आप ऐसे बॉक्स करके थोड़ा हाईलाइट करके आंसर नंबर 1 ए तो मिडल में ही रखना है। ओके, यहां पे खोपचे में नहीं देना है, ठीक है, पता ही नहीं चले कि नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको केस स्टडी को पूरा थोरोली रीड करना है। केस स्टडी रीड करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि अभी ये किस सेक्शन का या फिर किस प्रोविजन का टॉपिक हमें पूछा है। लाइक यहां पे अगर आप देखें तो सेपरेट लीगल एंटिटी का अगर क्वेश्चन पूछा होगा तो सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्कस करेंगे। बायबैक का पूछा होगा तो बायबैक का प्रोविजन डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम हेडिंग देंगे प्रोविजन। क्या हेडिंग देंगे? प्रोविजन। तो जो भी प्रोविजन है जो एक्चुअल में एक्ट में दिया है आपको प्रोविजन, पहले वो आपको प्रोविजन समझाना है कि प्रोविजन लॉ में क्या बताता है। ओके, एक बार आपने ये पूरा का पूरा प्रोविजन समझा दिया, फिर यहां पे हम आएंगे फैक्ट ऑफ द केस। तो ये जो पर्टिकुलर केस है उसका क्या फैक्ट है, मतलब उसमें क्या पूछा है, तो थोड़ा केस का भी डिस्कशन कर लेंगे और फिर बाद में लास्ट में जाके हम कंक्लूजन देंगे हमारा कि आपका कंक्लूजन क्या है। 2 to 3 लाइंस में कंक्लूजन बोले, डिसीजन बोले, आप जो भी बोले। इस तरह आपको ये लिखना भी है। आप अपने पेपर में ये लिखने वाले हो प्रोविजन क्या है, कौन सी सेक्शन याद हो तो ठीक है, सेक्शन याद नहीं है तो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट्स इट। फैक्ट ऑफ द केस जो ही केस स्टडी में दिया है उसका ही डिस्कशन करना है और फाइनली कंक्लूजन। इसके साथ अगर आप थोड़ा और एडवांस में जाए और आपको केस स्टडी भी याद हो, लाइक अभी हमने कोई केस स्टडी डिस्कस किया है कि ये केस स्टडी इज लाइक सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, तो यहां पे आप केस स्टडी का रेफरेंस भी दे सकते हैं। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन इज देयर इन डिसीजन इज गिवन इन सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस, ठीक है, अगर आपको याद है तो। अदरवाइज ये 3 काफी है। तो कोई भी केस स्टडी बेस्ड आंसर हो, अभी देखिए जो भी केस स्टडी हम सॉल्व करने वाले हैं, थोड़े बहुत केस स्टडी को मैं आपको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके भी बताऊंगा कि ये कैसे, उसमें आपको यहां पे क्या लिखना है प्रोविजन में, फैक्ट ऑफ द केस में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मेट से जाओगे, आपके केस स्टडी के जो 5 मार्क्स है उसमें से 5 आउट ऑफ 5 आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। थिंग इज दैट कि यहां पे जो टेक्निकलिटी होती है, टेक्निकल वर्ड, सी थियरी में मार्क्स कैसे मिलते हैं, थियरी सब्जेक्ट में जो मार्क्स होते हैं अलॉट कैसे होते हैं। तो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो मार्क्स होते हैं वो आपकी जो लैंग्वेज है, आपके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपके जो रीजनिंग्स हैं, वो क्या यूज कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, आई नेवर मीन टू से मग अप द थिंग्स, बट समझ के कीजिए। बट अगर आप साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, ओके, साथ में वो टेक्निकल वर्ड्स भी लेके आते हैं, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो EIS-SM हो, ठीक है, थियरी सब्जेक्ट में आपको वो सारे के सारे टेक्निकल वर्ड्स जो भी सजेस्टेड आंसर में प्रेजेंट हो वो आपके आंसर में आने चाहिए। आई डोंट मीन टू से आप अपनी लैंग्वेज में मत लिखिए, ओनली एंड ओनली बुकिश लैंग्वेज लिखिए, बट
जितना बन सके उतना आप ट्राई कीजिए कि आप अपनी लैंग्वेज को सुधारिए, क्योंकि अभी तो इंटर लेवल है, आगे आप जब फाइनल लेवल पे जाओगे much more is expected from you and your language should be, you can say, at up level. Okay, so for that very reason, see one more thing, कई बार क्या होता है, अभी कोई ऑथर के मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बट बच्चे बोलते हैं यहाँ टेबुलर फॉर्म में ये लो की बुक है, इजी दिया है, ऐसा दिया है तो हमें आसानी रहती है, और यहाँ पे आपने पूरा का पूरा मॉड्यूल लिया है, या फिर अगर आप देखें तो पूरा का पूरा सजेस्टेड आंसर एज इट इज लिया है। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में लर्न करेंगे और आसान भाषा ही लिख के आएंगे, यू नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स। सजेस्टेड आपका जो मॉड्यूल में लैंग्वेज दिया है, माइंड ब्लोइंग। और लैंग्वेज का क्या है, आप वो इजी लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे तो इजी आ जाएंगी, अगर आप ये लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आ जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा आपकी लैंग्वेज में भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। हम 11th-12th के स्टूडेंट तो है नहीं कि नहीं अच्छे से छोटी छोटी सिंपल लैंग्वेज में ही हमें लर्न करना है, सिंपल लैंग्वेज में ही हमें बताना है। यू आर एट पार नाउ, फाउंडेशन से आगे आए हो इंटर लेवल पे, अगर आप इंटर लेवल से भी अगर आगे जाना है, फाइनल लेवल पे सीए बनना है, तो फिर आपकी लैंग्वेज में वो रिफॉर्म्स होना चाहिए। और वो कैसे आएंगी, ऐसी लैंग्वेज को प्रैक्टिस करके, लर्न करके, ठीक है। तो ये केस स्टडी पे वापस आ जाइए, तो यहां पे क्या बोला है, A joint stock company is stable from a business organization. Its life does not depend upon the death and insolvency of retirement of all shareholders or director. The provision of transferability of transmission of shares held preserve perpetual existence. अभी यहां पे क्या होगा, तो ये यहां पे प्रोविजन लिख दी है, ओके। यहां पे प्रोविजन लिख दिया है कि प्रोविजन क्या है कि कंपनी में मेंबर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, आगे चैप्टर आएगा। ट्रांसफर कैसे करते हैं हम, अगर शेयर को सेल करते हैं ट्रांसफर बोलते हैं। ट्रांसमिशन बाय एक्ट, मतलब किसी की डेथ हो गई तो उसके जो लीगल है उसको शेयर्स मिल जाएंगे। तो यहां पे जो 5 मेंबर्स है उसकी डेथ हुई है, तो 5 मेंबर्स के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए, लीगल हेयर्स हो गए, उसको ये शेयर्स मिलने वाले हैं और वही कंपनी चलाएंगे। तो कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन एज इट इज रहेगा, उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। लॉ क्रिएट्स इट एंड लॉ अलोन कैन डिसोल्व इट। मैंने पहले भी बोला, जैसे बर्थ हुआ वैसे डेथ होता है, हमारा बर्थ नेचुरल हुआ है, डेथ नेचुरल होगी। कंपनी का बर्थ लॉ से हुआ है तो लॉ से ही उसकी डेथ होगी, मतलब कंपनी का जो बर्थ हुआ है, सॉरी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है, टर्मिनोलॉजी थोड़ी ऐसी यूज करनी हो, कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन हुआ है वो कंपनीज एक्ट की प्रोसीजर फॉलो करके हुए, तो फिर कंपनी को बंद भी करना है, लिक्विडेट करना है, वाइंड अप करना है, तो उसके लिए भी आपको लॉ का सहारा लेना होगा। वेरी सिंपल, ओके। जब तक आपने एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दिया, आप बताएंगे हम कोई बिजनेस नहीं करते, कंपनी अपने आप बंद हो जाएगी, नहीं होती। आप जब तक कंपनी को वाइंड अप नहीं करेंगे तब तक कंपनी तो ऑन पेपर चलती रहेगी। आप बोलोगे बिजनेस बंद कर दिया, अभी कंपनी को वाइंड अप करने का क्या काम है, नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको वाइंड अप करना होगा। कंपनी अपने आप बनती नहीं है, कंपनी अपने आप चली नहीं जाती, ठीक है, उसको लॉ के द्वारा एंटर होती है और एग्जिट भी लॉ के द्वारा ही मिलती है, ठीक है। सो इन दिस केस, अभी देखिए केस पे आए, अभी ये तो क्या है, छोटा केस स्टडी है, इसलिए प्रोविजन खत्म हो गया। फिर अभी सो इन दिस केस, मतलब अभी फैक्ट ऑफ द केस पे आए। पहले क्या समझाया, प्रोविजन। देखिए सजेस्टेड आंसर में भी ऐसे ही करते हैं, बट वो क्या है, डिवाइड नहीं करते कि प्रोविजन है, फैक्ट ऑफ केस है, डिसीजन है, ठीक है। हमें डिवाइड करना है, हमें डिवाइड कर, मुझे आपके केस स्टडी के हर एक आंसर में ये 3 बाइफर्केशन चाहिए। एज एन व्हेन आई गो फॉर पेपर हियर, बराबर डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपका लूंगा, हर एक केस स्टडी के आंसर में मुझे ये 3 डिवीजन चाहिए। प्रोविजन क्या है, फैक्ट ऑफ द केस क्या है, डिसीजन क्या है, और अगर रेफरेंस भी आप दे सकते। इन दिस केस एबीसी लिमिटेड डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट बाय वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, shares are transmitted to legal representative, the company cease to exist only on winding up। तो यहां पे अगर आप बोले कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एग्जिस्ट में नहीं रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको कंपनी बंद करना है, वाइंड अप करना है, तो सिर्फ लॉ के द्वारा ही कर सकते हो। तो ये फैक्ट ऑफ द केस समझे। अभी डिसीजन, देयरफॉर इवन इन डेथ ऑफ ऑल मेंबर एबीसी डज नॉट सीज टू एंड। अभी देखिए डिसीजन कैसे देना है, जो पूछा जाए वही बताना है, जो पूछा जाए उसका ही आंसर देना है। क्या पूछा है
वो समझ लीजिए और उसके मुताबिक आंसर दीजिए। वेरी सिंपल। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ओके तो अभी ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अभी हम सलोमन वर्सेस सलोमन केस भी डिस्कस करेंगे। अभी इसका फीचर, कंपनी का जो फीचर है उस पर डिस्कस करेंगे। कॉमन सेल एंड ऑल दिस थिंग्स लाइक कॉर्पोरेट वेल एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, वो सब डिस्कशन करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कंपनी पे डिस्कशन होगा। बट अभी क्या है, फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है, इतना ही रखते हैं आज। आज के लिए काफी है। बट ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके एंड हाउ विल गो फर्दर। ओके डेली टू डेली बेसिस पे हम रिवाइज भी करेंगे, लाइक पीपीटी में से भी रिवाइज करेंगे, और रिवीजन होगा वो क्यूमुलेटिव होगा। ओके क्यूमुलेटिव इसलिए क्योंकि आप पहले क्या होता है, फिर आप पहले का जो चैप्टर है वो भूल जाओगे चैप्टर 2 पे आके, इसलिए हम ऑनगोइंग बेसिस पे क्यूमुलेटिव रिवीजन करेंगे। और एक बात आप ठीक से वो भी समझ लेना, हर एक वीकेंड में, संडे में जब भी आपको टाइम मिले, एवरी वीक, तो क्या करना है, मंथ में, एवरी वीक में संडे जब आए तो 4 जो डिफरेंट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होंगे उसको एवरी वीक आपको टर्न लेना है, अगर आपके पास दोनों ग्रुप है तो। ओके अगर आप सिंगल ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो 15 डेज में वो सब्जेक्ट रिपीट होना चाहिए। और वो कैसे रिपीट होना चाहिए, पूरा का पूरा टिल डेट मतलब पहले चैप्टर 1 किया तो 1, 2 किया तो 1 2, 3 किया 1 2 3, 4 किया 1 2 4, इट लाइक दैट। चाहे वो ऑडिट हो, चाहे वो लो हो, EIS हो, SM हो, इकोनॉमिक्स हो, थियरी में ऐसा करना है। प्रैक्टिकल में यू डोंट वरी। ओके थियरी में भी यू आर नॉट सपोज टू वरी मच अबाउट इट। रिवीजन भी मैं आपको गाइड करता जाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।